में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे उसके अगले टॉपिक है जो हमने पिछले पढ़ाया था। तो पिछला हमने क्या पढ़ाया था उसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के जो हम बना रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी साइंस के जितने भी वीडियो बने हैं अभी तक 1, 2, 3, 4 सबका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं बल की बात करेंगे और न्यूटन के गति के नियम की बात करेंगे। ठीक है, न्यूटन के कितने गति के नियम हैं उनको बारी बारी से हम अच्छे से देखेंगे, स्पेशली बल से रिलेटेड उनके नियम हैं। ठीक है, हम बात करेंगे न्यूटन ने क्या गति के नियम दिए हैं। बल की बात हम इसलिए करें क्योंकि बल की परिभाषा और व्यंजक दोनों न्यूटन के गति के नियम से ही मिल जाएगा, इसलिए हम बल को वहां पर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन के 3 गति के नियम हैं। मोस्टली न्यूटन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, बहुत सारा काम इन्होंने किया था। ठीक है, और इनके सेब वाली कहानी तो आपको पता ही होगी कि एक दिन सेब गिरा और उसके बाद इन्होंने सोचा कि कैसे ही गिरा, क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण पे बहुत बढ़िया काम किया, गुरुत्वाकर्षण के लिए बहुत सारे नियम दिए। ठीक है, तो न्यूटन के 3 गति के नियम है बेसिकली। जो इनकी बुक है 1687 में प्रकाशित हुई थी, बुक का नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपिया। ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है न्यूटन की बुक का नाम जिसमें उनकी गति के नियम दिए गए थे। प्रिंसिपिया उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने गति के नियमों को समझाया था। तो हम पहले नियम की बात करेंगे कि गति का फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, देखिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी गति क्या है, उसी से रिलेटेड है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति करती है। तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि सभी लोग आलसी होते हैं। ठीक है, आलसी का मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है कि मतलब परिवर्तन, कोई इनिशियली परिवर्तन नहीं चाहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। उसको लगता है कि ये चेंज होगा तो मेरा जो अभी की स्थिति है, कंफर्ट है, जोन है, उससे बाहर आ जाएंगे। और उससे बाहर आने पे क्या क्या नई नई सिचुएशन बनती है, क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, उनको हमको झेलना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो ये हमारा एक परिवर्तन है। इसके लिए हमने सोचा, बात की, समझा, उसके बाद यहाँ से चेंज किया। लेकिन इससे जो पहला कंफर्ट जोन था उससे बाहर निकलना कोई नहीं चाहता। तो सेम नियम इनका भी कहता है कि सब जड़त्व रहना चाहते हैं। मतलब ये है कि जो वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, और जो गति में है वो गति में रहना चाहती है। ठीक है, मतलब जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, और जो गति में है वो गति में रहना चाहती है। जब तक हम कोई बाहरी बल ना लगाएं, यानी बाहर से अगर हम इसको कुछ पुशअप ना करें तो ये दोनों वैसे ही रहना चाहती हैं। ठीक है, तो अब इससे बल की हमको परिभाषा मिल जाती है। गति का प्रथम नियम आपने समझ लिया कि जड़त्व का नियम, हर चीज जड़त्व में रहना चाहती है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बल की परिभाषा मिलती है। क्या है बल? वो बाह्य कारक, यानी बाहर से लगा हुआ कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है या अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास भी करता है, वो बल है। ठीक है, बल का आप समझ गए कि हाँ बल की परिभाषा क्या है, बल क्या है। ठीक है, अब इसके जो पहले नियम है इसके हम कुछ एग्जांपल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जड़त्व क्या है। जैसे ट्रेन में हम बैठे होते हैं, ट्रेन अचानक से चल पड़ती है। ठीक है, ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और ट्रेन अचानक से चल पड़ी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए चेयर है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है व्यक्ति, और ट्रेन चल दी। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है नीचे का पार्ट, तो ये पूरी ट्रेन ऐसे चलेगी आगे। ठीक है, तो ये पार्ट, क्योंकि पूरा हम पहले बोल चुके हैं कि जड़त्व मतलब विराम में रहना चाहता है। ये मान लीजिए इसका हेड है और ये नीचे बैठा हुआ पैर के आसपास। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये ट्रेन के सीट से लगा हुआ, ये आगे निकल जाएगा और ये पोर्शन यही रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि जब ट्रेन चलती है तो हम पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं। ठीक है,
सेम अपोजिट होगा, अगर ट्रेन चलते चलते रुक जाए तो हम क्या करें, आगे की ओर थोड़ा रुकें। मतलब ये है कि ये विराम में है, ये भी विराम में है, लेकिन ये चल दी तो ये क्योंकि साथ था तो ये पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन चल दिया साथ में, तो आगे निकल जाएगा और ये वाला पोर्शन पीछे रह जाएगा। यही है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व यही है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि ट्रेन आगे चलती है तो आगे पीछे रुक जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक कंबल को मान लीजिए, कंबल को हम हाथ से पकड़ के डंडे से पीटते हैं, उससे क्या होता है, उससे धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। जब हम कंबल को पीटते हैं, मान लीजिए ये कंबल है, ठीक है, ये कंबल है, यहाँ पे धूल के कण हैं। जब हम पीटते हैं तो डंडे की वजह से कंबल इधर उधर मूव करता है, लेकिन कण अपनी जगह पे रहते हैं। ज्यादा मूव कर गया तो कण नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो कंबल से अलग हो जाता है। ये सिंपल सा जड़त्व का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, उससे फल जब टूट के गिरते हैं, अगर मान लो छोटा पेड़ है, हम पेड़ को हिलाते हैं तो फल अपने आप टूट के गिर जाते हैं। पके हुए फल, कच्चे के नहीं, क्योंकि उसकी बाउंड्री ज्यादा होती। पके हुए फल खुद टूट के गिर जाते हैं, मतलब वो उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, जबकि ये पेड़ से जुड़ा होने के कारण उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो टूट के गिर जाते हैं। तो ये था हमारा प्रथम नियम। हम बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि बल, जो भी बल है, संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया है, इसको सिंपल वे में समझिए कि हम किसी चीज पे अगर बल लगाते हैं तो उसके द्रव्यमान और त्वरण के अनुपाती गुणनफल में प्राप्त होता है। समझिए, F बराबर m इंटू ए। सिंपल से मैंने समझाया कि यही है सेकंड लॉ, और इसी से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसी से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहले से हमें परिभाषा प्राप्त हो रही थी, इससे हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। मतलब हाँ, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपाती होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यानी अगर कहा जाए किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में लगाए गए त्वरण के अनुपाती होता है। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में हमने बात की है, यही परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये तो बल का हो गया कि व्यंजक हो गया, बल की हमने बात की। शॉर्ट में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सेकंड नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फर्स्ट और थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एक और बल होता है जो गुरुत्वीय बल होता है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जानते हैं सेब वाला एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही था, जिसका देख के न्यूटन ने आगे सोचना शुरू किया कि हाँ क्या है क्या है क्या है। ठीक है, तो बल, कोई वस्तु है, मान लीजिए मैं हूं, मेरा वजन 65 kg है, एग्जैक्ट नहीं है, 65 kg है। ठीक है, तो ये मेरा मास है। ठीक है, मास, ठीक है, इसी को हम अगर त्वरण से गुणा कर दें, अगर हम त्वरण से गुणा कर दें, ठीक है, क्यों त्वरण से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर एक निश्चित वेग से खींचती है, वही है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यानी उसी को कहते हैं जी, और ये बोलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने m इंटू ए होता है, यहाँ पे a की जगह हम g को अगर ले लेते हैं, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो एक नया टर्म बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भार। मतलब किसी वस्तु का गुरुत्वीय बल ही उसका भार है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कहेंगे भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि द्रव्यमान और भार क्या सेम ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि m इंटू जी इक्वल टू W ही द्रव्यमान है। ठीक है, अगला जो हम बताएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड नियम के एग्जांपल देख लेते हैं कि सेकंड नियम में क्या क्या एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड नियम का एग्जांपल हम सिंपल से समझते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी मान लीजिए टेनिस की बॉल है और क्रिकेट की बॉल है। ठीक है,
ये भारी होती है, ये हल्की होती है। अगर हम दोनों को कैच करें या रोकने का प्रयास करें सामने से, तो किससे ज्यादा हमें चोट लगेगी? क्रिकेट वाली से। क्यों लगेगी? यहीं पे आता है सेकंड लॉ। क्यों? क्योंकि संवेग ज्यादा होगा, द्रव्यमान और वेग, क्योंकि द्रव्यमान की वजह से उसका वेग ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा होगा, इसलिए क्रिकेट की बॉल उनमें ज्यादा तेजी से लगती है। ठीक है, या कैच करना उसको मुश्किल होता है, चोट लगती है। अब इसी में थर्ड लॉ भी आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा कि थर्ड लॉ भी कैसे काम करता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम मिट्टी के फर्श पे कूदें, मिट्टी के फर्श यानी मिट्टी पे कूदें या फिर सीमेंटेड फर्श पे कूदें, तो हमें किस पे ज्यादा चोट लगेगी? सिंपल सा है, सीमेंट पे लगेगी, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्यों लगेगी उसको मैं बताता हूं कि सीमेंट में इसलिए लगेगी क्योंकि जो बॉडी का टचिंग पॉइंट है फर्श के साथ यानी सतह के साथ, उसमें थोड़ा सा जल्दी होगी। ठीक है, इसलिए सीमेंट वाले में ज्यादा चोट लगेगी, मिट्टी वाले में, जैसे गद्दा यहां पे रख लीजिए, गद्दे में कम चोट लगी। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं संवेग वाले, गद्दे के जो पार्टिकल्स हैं वो बल को चारों तरफ फैला देंगे, यानी जो उससे फोर्स लग रहा है उसको फैला देंगे या मिट्टी में फैला देंगे, तो हमें चोट कम लगेगी। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। क्रिकेट खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच करता है, क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट है। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी जब किसी चीज को कैच करता है, बॉल को कैच करता है, तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है फोर्स को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको संवेग को अगर उसने कम कर दिया तो उसको चोट कम लगेगी। अगर वो डायरेक्ट ऐसे पकड़ेगा या रोक लेगा खुद को तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, कैच करने में दिक्कत होगी, हो सकता है कैच छूट भी जाए। तो वो क्या करता है, कैच को पकड़ते समय हाथ को नीचे ले आता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया, हम इसको समझा दिए हैं। चलिए सेकंड लॉ की बात होगी, बात करते हैं थर्ड लॉ, इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थर्ड लॉ है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब ये है कि हम किसी वस्तु पे जितना फोर्स लगाते हैं वो वस्तु भी उतना ही फोर्स उसकी विपरीत दिशा में लगाती है। अगर मैंने यहाँ पे हल्के से चोट की है तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ पे उतनी ही चोट किया। तो मैं यहाँ पे तेज मारूंगा तो मेरे हाथ पे चोट ज्यादा आएगी। मतलब जितनी मैं क्रिया लगा रहा हूँ, जितना मैं बल लगा रहा हूँ, उसके विपरीत में उतना ही बल लगता है। ठीक है, उतना ही बल लगेगा। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सबसे सिंपल नियम है लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है सेकंड और थर्ड लॉ में। जब मैंने सेकंड लॉ की बात की थी तो मैंने कहा था सीमेंट पे फर्श पे कूदते हैं और मिट्टी पे फर्श पे कूदते हैं, तो दोनों में किसमें ज्यादा चोट लगती है, किसमें कम लगती है? सीमेंट वाले में ज्यादा लगती है, मैंने ये भी बताया था। उसका मैंने एग्जाम्पल के साथ कहा था कि संवेग परिवर्तन के द्वारा हुआ था, संवेग परिवर्तन की वजह से हुआ। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया में भी सेम है कि अगर हम मिट्टी के फर्श पे कूदेंगे और सीमेंटेड फर्श पे कूदेंगे, सीमेंटेड वाले पे ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि सीमेंट के जो समझ लीजिए पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो मेरे ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया लगाएंगे। ठीक है, इन कंपैरिजन गद्दे या फर्श में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। बंदूक से निकली गोली, जब बंदूक चलाता है कोई, तो जो सामने गोली निकलती है वो गोली जितना ही फोर्स आगे निकालती है, मतलब जितने फोर्स आगे जाती है उतना ही पीछे भी वो फोर्स लगाती है। ठीक है, बंदूक से निकली गोली। अब इसमें सेकंड लॉ भी काम करता है। मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेकंड वाली में बंदूक से गोली निकालते हैं। मान लीजिए राइफल है, राइफल को लगाते समय जो सैनिक होता है वो जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है उसको सीने से टच कर लेता है, सीने पे ऐसे रख लेता है। यहां से उसको टच करने की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा शरीर का फोर्स है, यानी शरीर का बल जो है, मास है, वो बंदूक के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब गोली निकलती है आगे तो जितना फोर्स लगाती है वो पूरे बॉडी में डाइवर्ट हो जाता है और फोर्स कम लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, लगाती उतना बल। जैसे हल्की बंदूक है और भारी बंदूक है, तो भारी बंदूक से जो गोली निकलेगी वो झटका कम मारेगी, हाथ में झटका कम लगेगा। हल्की बंदूक से निकलेगी तो झटका ज्यादा लगेगा। सिंपल सा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके आधार पे रॉकेट इसके आधार पे काम करता है। थर्ड लॉ के आधार पे रॉकेट थर्ड लॉ पे आधार पे कैसे काम करता है? रॉकेट में नीचे जब हम आग लगाते देखे होंगे, रॉकेट निकलते समय नीचे से पूरा जितना भी ईंधन होता है नीचे जलता है और रॉकेट उसके विपरीत दिशा में गमन करता है।
ठीक है। अब ये जितनी क्रिया नीचे लगाता है उसके विपरीत में प्रतिक्रिया होती है और साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रॉकेट का वजन कम होता जाता है। वजन कम होने का मतलब इसके अंदर जहां तक ईंधन ही भरा होता है, ये जो ईंधन भरा हुआ है ये धीरे धीरे जलता जाता है। ठीक है, ये ईंधन जलता जाता है तो ये क्या होता है, चीज हल्की होती जाती है, रॉकेट हल्का होता जाता है। ठीक है, हल्का होने की वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड और बढ़ती चली जाती है। जितना कम बचेगा उस हिसाब से स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ये हिसाब से आपका पार कर जाता है पृथ्वी की कक्षा को। ठीक है, कक्षीय वेग से ज्यादा हो जाता है, कक्षा को पार कर जाता है। ठीक है, क्लास में पार। तो ये हमारा तीसरा नियम था न्यूटन का। न्यूटन के पूरे तीनों नियम मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो पहले के वीडियो हमने पढ़ाए हैं, बताए हैं, वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।